नहीं थी। हम किस दिन गुलाम हुए ये नहीं पता किसी को भी, लेकिन हमको ये पढ़ाया गया किताबों में कि हम उस दिन आज़ाद हुए, है ना। और हमने भारत सरकार से पूछ लिया आरटीआई डाल के कि आप कह रहे हो आप 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए आप हर साल वहाँ लाल किले के ऊपर जो है अंग्रेज़ों के जो पिट्ठू थे उनकी ड्रेस पहना के हमारे वाले सिपाहियों को वो मार्च कराते हो, तो वो जो 15 अगस्त आज़ादी का जो दिन था वो किस कानून के तहत आज़ाद हुए थे, हम किस दस्तावेज के हिसाब से हम लोग आज़ाद हुए थे, और उस दस्तावेज की कॉपी अब आप हमारे को दे दो, किससे आज़ाद हुए थे और उस आज़ादी का मतलब क्या था। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, उस आरटीआई के जवाब में भारत सरकार ने हम लोगों को ये बताया कि भारत कब आज़ाद हुआ, किस कागज़ के तहत आज़ाद हुआ, ये गहन शोध का विषय है। उसमें लिखा हुआ है यह गहन शोध का विषय है। और फिर इस पर शोध भी करा और बड़ी सारी चीज़ें निकल करके आई। उन बड़ी चीज़ों में ये निकल के आई कि अपने गांव का, देहात का और अपने देश का आदमी जो अपने आप को बहुत समझदार मानता है, उसको वो रोज की रोज बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई अपने पास 1 कट्टा गेहूं है मान लो, और पंडित जी आ जाए हमारे पास गेहूं मांगने, मान लो मेरे पास ही है 1 कट्टा गेहूं और ये आगे जी गेहूं लेने डॉक्टर साहब, तो मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितना गेहूं दे सकूं हूं? है भाई 1 कट्टा है तो 1 कट्टा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कट्टा दे सकूं ना। अच्छा मान लो मैं ये कह दूं कि भाई मेरे पास तो नहीं है और इनको चाहिए 3 कट्टे, और फिर भाई इन तक मैं उधारे ले लूँ 1-1 कट्टे और भाइयों पे से, तो मैंने तो देना पड़ेगा ना इनको, या तो मैंने देना पड़ेगा या इन्हें देना पड़ेगा अगर उधारा लिया है तो। अब बैंक वालों से, क्योंकि वीरेंद्र जी ने बैंक वालों का जिक्र कर दिया तो इसलिए वहीं से चालू करते हैं, बाकी चीजें तो कर लेंगे आप बाद में। बैंक वालों से आप कर्जा लेने चले गए, मान लो गांव का आदमी, या बैंक ने हमारे को कर्जा देने की कोशिश करी, वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर्जा दे सकता है? जितना पैसा उसके पास है उतना ही तो दे सकता होगा जी, हैं? लेकिन बैंकिंग का नियम क्या कहता है पता है? कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया रखा है तो वो 1000 करोड़ का कर्जा दे सकता है। ये बैंकिंग का नियम है। उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं लेकिन वो 1000 करोड़ तक का कर्जा दे सकता है। वो कैसे दे सकता है यह बात समझ में नहीं आई हमारे तो आज तक। किसी बड़े बुजुर्ग के समझ में आ जाओ, किसी अर्थशास्त्री के समझ में आ जाओ, वो नहीं पता, नहीं समझे जी। अब बैंक वाले ये कहते हैं कि जो दुनिया का पैसा जमा हो रखा है, जो और लोगों का पैसा है पूरे देश का, वो पैसा जमा है बैंक के पास, उसमें से कर्जा देते हैं हम। तो वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो पैसा जमा है उसमें से देते हैं हम आपको कर्जा। अच्छा पूरे देश का कर्जा कितना, पैसा कितना जमा है वहां बैंकों में? जितनी आज तक जब से 1947 से छोड़ो, 1934 में जब ये आरबीआई एक्ट बना, उसके बाद 1935 में आरबीआई बना, आरबीआई बनने के बाद बैंकों ने जितना पैसा छापा, टोटल पैसा 34 लाख करोड़ है आज तक का। कितना है जी? तो आपने जो जमा करवाया बैंकों में वो 34 लाख करोड़ से ऊपर तो नहीं जमा करा सकते आप, जब है ही नहीं उससे ऊपर मार्केट में। तो इसका मतलब यह हुआ है कि आपने भी 34 लाख करोड़ करा रखा है, तो पूरा देश में जो बैंक है वो कर्जा दे सकते हैं 34 लाख करोड़ का, लेकिन बैंकों ने कर्जा दे रखा है 205 लाख करोड़ का। नहीं समझे? वो है ही नहीं पैसा कहीं जो आपको कर्जा दे रखा। कर्जा कैसे देते हैं? कहानी को समझना, बड़ा कमाल की कहानी है। आप गए, आपने कहा कि मुझे ये जमीन अपनी गिरवी रखनी है या मकान गिरवी रखना है और मुझे इस पर कर्जा लेना है, तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे
आपका सारा पता, नाम, कागज सारे लेंगे, फिर ज़मीन के कागज चेक करेंगे, ज़मीन के कागज चेक करने के बाद आपसे सारी चीज़, पूरी पुख्ता जानकारी, फिर मकान देखने के लिए भी आएंगे। जो ज़मीन पे आपने लोन लेना है या केसीसी बनवाना है तो वो देखने भी, चेक करने के लिए आएगा बैंक का आदमी। और सारी चीज़ जब पूरी तरह चेक करके ठीक मिलेगा उसको, फिर वो आपको धन नहीं देगा, वो आपके खाते में ऐसे कंप्यूटर पे बटन दबाएगा, ले इतना कर्जदार हो गया। आपने असली पूंजी उसके पास गिरवी रख दी और उसने कागज के टुकड़े या फिर वो कंप्यूटर के डिजिट आपके खाते में नहीं दिखा दिया, मोबाइल में दिख रहे हैं तो हैं। अगर इंटरनेट गायब हो जाएगा, कहां जाएगा नहीं पता। मतलब इंटरनेट नहीं होगा तो आपके पास पैसा है। जो नौजवान पीढ़ी है इसको नहीं समझ में आएगी ये बात, वो ये कहेगी इंटरनेट तो गायब हो ही नहीं सकता। अरे इस देश में पता नहीं के गायब हो गया। तो इंटरनेट भी जिस दिन अगर नहीं रहेगा, या फिर किसी दिन कह दिया अभी एक वायरस आ गया था, रसिया के हैकर ने पूरे देश का सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम हैक कर लिया और सबके खाते जीरो कर दिए, अब हमें नहीं पता किस पे कितना पैसा है। और फिर आप कहोगे मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है, फिर मोबाइल चेक करोगे, मोबाइल में से मैसेज भी गायब। पता है आप लोगों को ये बात? कुछ दिन पहले आपके मोबाइल की टेस्टिंग करी थी इन्होंने। जिसके पास 5G मोबाइल था उसके मोबाइल में पड़े पड़े टू 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 ऐसी करके आवाज आती थी। देखी थी ना? किस किस के मोबाइल में आई थी वह? मतलब आपकी मर्जी के बिना अपने आप ही फोन में पड़े पड़े, आप कोई बटन दबाओ कोई काम ही नहीं करे था। वो टेस्टिंग करके आपको ये बताए थे कि हम जब चाहें आपके मोबाइल को वहीं से खड़े खड़े कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहें, सारा कंट्रोल उनके पास। अब नई गाड़ियां आई हैं, इनके अंदर नई गाड़ी किसी के पास है? भारत 6 वाली गाड़ी, भारत 6 की गाड़ी जो नई गाड़ियां हैं B6, साल 1.5 साल पुरानी, उन गाड़ियों के अंदर वो एप्लीकेशन से जुड़ जाती हैं फोन के साथ। और कमाल की बात यह है कि उन गाड़ियों में आप जियो फेंसिंग कर सकते हो, मतलब आप उसमें लगा सकते हो कि यह गाड़ी 10 किलोमीटर से बाहर ना जाए, 100 किलोमीटर से बाहर ना जाए, इतना लगा सकते हो। घर में बैठे मोबाइल से ये कर सकते हो कि यह गाड़ी 100 किलोमीटर से आगे ना निकले, 100 किलोमीटर पहुंचेगी वहां जाकर रुक जाएगी, वह बंद हो जाएगी। यो काम अगर आप अपने मोबाइल से कर सकते हो तो जिसने वह गाड़ी बनाई है या जिसके पास उसका कंट्रोल है वो नहीं कर सकता क्या? वो भी कर सकता है। फिर कुछ चर्चा चलती है, ये एक बार सोचने की बात है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं यहां, तब अपने गांव में अभी डॉक्टर है, इस गांव में बैठता है डॉक्टर, आज से 40 साल पहले भी बैठता था। 40 साल पहले गांव का ही वैद्य था या डॉक्टर था सरकारी? अपने गांव में ही, मतलब दवाई, देसी जड़ी बूटी दवाई दे दिया करता। अब तो सरकारी होगा ना, अब तो अंग्रेजी वाला होगा, लेकिन दवाई अंग्रेजी देवा है ना। तो जी वो देसी दवाई दिया करता पुराने वाला। उस टाइम पे गांव ज्यादा बीमार होया करता या आज ज्यादा बीमार हुआ है? सारे ही बीमार आज तो। और उस टाइम कोई कोई बीमार होया करता, वो भी कभी साल 6 महीने में कोई बीमार होया तो होया, नहीं तो मौसम बिगड़ा, खराब चीज खा ली तो बीमार होया, नहीं तो बीमारी नाम की कोई चीज थी नहीं। देखो, घूमते हुए पूरे समाज में जब हम घूमे तो घूमते हुए हमारे को एक बात समझ में आई कि पहले अस्पताल नहीं थे गांव में, और अगर अस्पताल नहीं थे तो उसका सीधा सा मतलब यह था कि डॉक्टर भी नहीं थे। बाद में डॉक्टर आए और उसके बाद बीमारी आनी शुरू हुई। आपके गांव में पहली बार चेचक हो, हैजा हो या कोई इस टाइप की बीमारी हो, वो कब आई होगी? आपने कभी ध्यान दिया हो तो? कुछ गांवों में तो आई ही नहीं, लेकिन वो कुछ गांवों में आई। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोरोना के केस में था, कुछ जगह पे तो बहुत दहशत थी और कुछ जगह किसी को कुछ पता ही नहीं था। यही था जी।
इसी तरह से उन बीमारियों का जिक्र है, वो लगाना, मोबाइल सेट करना। इसी तरह से उन इन बीमारियों का जिक्र है। उन बीमारियों में भी क्या खेल है कि जिस जिस गांव में डॉक्टर आके आपके कुओं में दवाई गेर के सफाई की, अथरा पानी साफ करांगे, उसमें तो बीमारियां आई। और जिन गांवों ने अपने कंट्रोल में रखा पानी, उन गांवों में कभी बीमारी नहीं आई। आज भी ऐसे गांव खूब मिलते हैं, मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, जहां बीमारी नाम की कोई चीज नहीं आई। आज भी आदिवासी इलाकों में ऐसे इलाके हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कभी भी ये सरकार के दिया हुआ कोई केमिकल नहीं खाने दिया, जिसकी वजह से उनके घर में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आपको अखबारों में क्या दिखाएंगे वो लोग कि भाई ये लोग तो अनपढ़ और बीमार लोग हैं, ये तो बीमारियों से घिरे रहते हैं। फिर गांव के कल्चर की बात है। हम लोगों को आज के समाज को ये कहते हैं कि पढ़े लिखे समाज हो गया आजकल, ऐसा बोलते हैं ना जी, सुविधा वाला समाज हो गया और पढ़ा लिखा समाज हो गया और बढ़िया समाज हो गया। पता चलता है कि एक समाज तो ऐसा था जिसमें आप अनपढ़ थे, लेकिन पूरे गांव की छोड़ो, आप किसी की भी बेटी हो वो उसमें अपनी बेटी नजर आती थी। क्यों जी? आज हम लोग अपनी पड़ोस की बच्ची को भी आज हम उस बेटी वाली नजर से नहीं देख पाते। क्यों जी? हमारा तो पता नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जिस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, जब हमारा समाज ये कहता है कि अनपढ़ था, उस वक्त हमें अपने बच्चों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। हमें पता था हमारी बेटी अगर दूसरे मोहल्ले में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है। और आज के टाइम पे आप लड़की छोड़ो, लड़कों को भी पड़ोसी के यहाँ भेजने से डरते हो। तो भाई पढ़ा लिखा समाज बढ़िया होया कि अनपढ़ होया? अगर अनपढ़ समाज में बीमारी नहीं है, अगर अनपढ़ समाज में भाईचारा है, अगर अनपढ़ समाज में सबके बच्चे सुरक्षित हैं, अगर अनपढ़ समाज में हमारे घरों में के अंदर सोना चांदी, अगर जवाहरात फुल हैं, अगर हमारे घर पशुधन पूरा है, अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, अगर किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं पूरा दिन और कोई बीमारी हमारे आसपास भी नहीं भटकती है, वो समाज ज्यादा बढ़िया है? या पढ़ने लिखने के बाद हर आदमी बेरोजगार हो, हमारे हर घर के अंदर झगड़े हो, तलाक ही तलाक हो, हर घर में बीमारी हो, हर गांव में नशा हो, हर एक जगह पे सिर्फ बर्बादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना हो, हर आदमी कर्जे पे हो, सोना चांदी छोड़ो, उनके घर में डंगर भी नहीं बचे हो, अगर उनके पास दूध पीवे पैकेट का पीते हो, अगर सारा ही सामान बाजार से आता हो, तो वो बढ़िया है जी पढ़ा लिखा। भाई एक ही तरफ है ना, सुख शांति के हमने साधन जुटा लिए। मान लो हमने गाड़ी ले ली बहुत बढ़िया, 20, 30, 50 लाख रुपए की। उस 20, 30, 50 लाख रुपए की गाड़ी को एंजॉय बीमार आदमी भी कर सकता है क्या? उस गाड़ी का मजा बीमार आदमी नहीं ले सकता। उसके घर में टेंशन डिप्रेशन है तो नहीं ले सकता। क्यों जी? वो 24 घंटे डरा हुआ हो तब वो उस गाड़ी का आनंद नहीं ले सकता। वो कर्जे में बैठा हो तो नहीं ले सकता। तो जो हालात हमारे समाज के हैं उसमें तो इन सुविधाओं का कोई मतलब रह ही नहीं गया। क्यों जी? अगर इन चीजों का आनंद लेना है तो उसके लिए सुख शांति तो होना जरूरी है ना। बाकी परिवारों में सब कुछ हर गांव के अंदर वह तो है नहीं। इसका मतलब चाहे आपके पास मोबाइल है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, किसी का कोई मतलब रह नहीं गया। अगर परिवार और समाज सुरक्षित नहीं तो फिर तो कुछ नहीं है जी। तो जनता सरकार मोर्चा ने एक मुहिम शुरू करी कि हम गांव वालों से बात करके देखते हैं, बताओ आप अपने लिए कैसा समाज चाहते हो। जो समाज सरकार आपको देना चाहती है वो, या जो समाज आप अपने लिए तैयार करना चाहते हो वो, कौन सा बेटर है जी? भाई जो हमको चाहिए। अमेरिका में क्या होने लग रहा है, अभी कल की बात है, कल ही की बिल्कुल रात को ही मैं बैठा, एक साथी था मेरा, उसके बड़े भाई साहब के साथ बैठे हम बात कर रहे थे। मेरे को बोला उसने, देवेंद्र जो तू बात कह रहा है ना
वो वैसे तो कहने ना ठीक है, पर राह नहीं लगती। मैंने कहा कैसे, चल बताओ। कह रहे मेरे पूरे गांव में सारा गांव मेरे तक जड़ा है, हमसे जड़ा है। मैं कहा कैसे? कह रहे हमारे गांव, हमारे घर में ना, हमारे परिवार में सबसे ज्यादा नौकरी है और थोड़ा सा काम धंधा भी ऐसा कर लिया जिसकी वजह से पैसा थोड़ा ज्यादा आ गया। तो जब हम किसी गांव वाले के पास जाके बैठते हैं ना, तो वो चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं, चुप हो जाए। मैं कहा ठीक है। करे कि वो ना ऐसा लगे जैसे वो राजी नहीं है हमने देख के। मैं कहा ये सिचुएशन आज से 40 साल पहले भी थी भाई साहब। बोला ना ऐसा तो नहीं था। तो फिर ये बदली कैसे? मैं जब 40-50 साल पहले की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि उसका थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, तो मैं वो कर सकता हूं। और हमारे यहां जितने भी 40-45 से ऊपर के लोग बैठे हैं, उन्होंने वो समाज देखा है। बेशक ये कहते हो कि यूपी के अंदर, बोला भाई यूपी में अपराध ज्यादा है, या हमारे हरियाणा वाले कह देते हो कि यूपी में अपराध ज्यादा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला नहीं छेड़ रहा तो कोई नहीं छेड़ना चाहता किसी को जी। मतलब हिंसक से हिंसक जानवर भी सिर्फ तब अटैक करता है जब वो खुद असुरक्षित महसूस करता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ कौम जानबूझकर बदनाम की गई हैं, और वो कौम कौन है जो जानबूझकर बदनाम की गई है? जो लड़ने वाली कौम है, जो सरकारों के आगे आंख में आंख डाल के सवाल पूछती है, सिर्फ वो कौम बदनाम हुई है, सिर्फ वही इलाका बदनाम हुआ है। इसके अलावा इस धरती पर कोई इलाका बदनाम नहीं हुआ। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया उसी हिस्से में आता है। जो लोग कभी गुलाम हुए ही नहीं, चाहे हरियाणा का एरिया, पंजाब का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये वाले डंके की चोट पर लड़ने वाले लोग हैं, और इसीलिए इन इलाकों को ही सबसे ज्यादा बदनाम किया गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपने फिर इसका क्या इलाज किया? बोला भाई हम तो गांव छोड़ के शहर में आ गए, वो भी शहर में शिफ्ट हो गए। तो मैं कहा अब शहर में कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया अपना। कैसे? बोला भाई अपना घर में सुविधा सारी होगी, घर बना लिए, सारे भाइयों ने अलग अलग घर बना लिए, साधन हो गए, गाड़ी होगी। अच्छा मैं कहा अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी आ जाए तो कितनी देर में आप पहुंच सके हैं? पता लगा कि 4 भाई हैं और चारों के चारों अलग अलग शहरों में रहते हैं। चारों भाई अलग शहर में हैं। फोन पे अगर संपर्क ना हो तो कोई रास्ता नहीं है एक दूसरे को बताने का। मतलब फोन का नेटवर्क अगर चला जाए तो हमें ये नहीं मालूम है कौन साथी कहाँ है। गांव से टूट के आ गए, शहर में कोई किसी को जानता नहीं, और बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। सोच करके देखो, आज के टाइम ऐसा लगेगा जैसे कि समाज में कोई किसी का नहीं है। और जब कोई किसी का है नहीं तो फिर तो सरकार आपके ऊपर कभी भी हावी हो सकती है, फिर तो कोई भी हावी हो सकता है, बाहर का आदमी कोई भी हावी हो सकता है। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई साहब फिर एक काम कर लें, आप एक रास्ता बनाते हैं, आप मुझे दोनों में से कौन सा है वो बताओ। गांव में नशा भी आ गया, गांव में सारे बच्चे खराब भी होने लगे, गांव के अंदर रोजगार भी नहीं है, गांव में सारी चीज़ें खराब हैं, हमने ये आपकी बात मान ली। शहर में भी ये सारी चीज़ें हैं, नशा शहर में भी है, बेरोजगारी शहर में भी है, खराब हालात शहर के भी हैं। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि शहर उससे बेटर है, लेकिन सरकार ने एक चाल खेली हुई है कि टैक्स का कलेक्शन 70% टैक्स इकट्ठा तो करेगा गांव से, करा जाएगा गांव से, लेकिन 80% टैक्स दिया जाएगा शहर को। पैसा जो विकास के नाम पे जो अलॉटमेंट होगा ना बजट का, वो दिया जाएगा शहर को। तो गांव ऐसे करके खाली करके खोखले करके शहर को दे दिया जाएगा। ये तो प्लानिंग है सरकारों की। अब इस सरकारों की प्लानिंग के अंदर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने कि एक तरफ है कि ये हालात सरकार ठीक करेगी, और दूसरी तरफ है ये हालात गांव के कोई और ठीक करेगा।
सिर्फ इतना बता दो कि अगर आपके गांव के हालात खराब हैं, आपने मान लिया कि खराब है, आपने न्यू मान लिया कति नाश हो रहा है, उस सिचुएशन पे वो हालात ठीक कौन करेगा? सरपंच करेगा, पटवारी करेगा, मास्टर करेगा, वकील करेगा, जज करेगा, डीसी करेगा, एसडीएम करेगा, तहसीलदार करेगा, सीएम करेगा, पीएम करेगा, एमएलए करेगा, एमपी करेगा, कौन करेगा? पता चलेगा किसी ने ठेका ही नहीं भाई। जिसका गांव है, जिसका गांव बर्बाद खुद हो रहा है, जिसके बच्चे उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहे हैं, जिसके हालात उसके पास उसके सामने खराब हो रहे हैं, उसका काम कोई और ठीक करने क्यों आए भाई? अगर उसी को फुर्सत नहीं है, उसी को ख्यास नहीं है, तो कोई और नहीं करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर इस गांव बिजना खेड़ी के अंदर कोई हालात खराब हुए तो इस गांव के आदमी के अलावा उसको दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। क्यों जी? यहां तक तो सहमति होगी आप लोगों की भाई, इस गांव के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। पहला तो पॉइंट यू आ गया। इसका मतलब गांव वालों ने, चाहे वो लड़ो, चाहे एक दूसरे के साथ भिड़ो, चाहे वह एक दूसरे के दुश्मन हो, चाहे एक दूसरे तक जड़ते हो, चाहे कुछ भी हो, अगर अपना गांव सुधारना तो इकट्ठा तो बैठना पड़ेगा। और जब पहली बार बैठोगे तो पहली बार बैठने में अंदर की भड़ास तो निकलेगी भाई। भाई एक बार तो न्यू मान के चलना पड़ेगा कि भाई भड़ास निकलेगी। मैं आपने आज से 7 साल पहले की बात बताता हूं। 2016 में, बल्कि 8 साल हो लिए तो, 2016 में मेरे एक बात समझ में आई कि गांव बर्बाद हो गए भाई। देश अगर बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और गांव बचाने के लिए गांव के लोगों को समझाने चलते हैं। और गांव के लोगों ने समझाने निकलूंगा। मैंने घरवाली को बोला कि गांव ने समझाऊंगा। घरवाली ने बोली तेरी कोई नहीं सुनता। मैं बोला मने पता है कोई नहीं सुनता, पर चक्कर यूं है कि मने पता लग गया कि गांव सुधरे बिना देश नहीं सुधर सकता, और मेरे बच्चे के लिए बढ़िया वो नहीं मिल सकता, समाज नहीं मिल सकता। तो मेरे तो समझ में आ गया, मैं तो कहूंगा, चाहे किसी के समझ में आओ चाहे ना आओ, मैं तो बता कहूंगा। कम से कम मेरा तो बोझ उतरे दिल से। अब मेरे समझ में आया तो मैं निकला जी। आपने बड़ा मजा आओगा सुन के। मैं गांव में पहुंच गया। गांव में कोई इब तो आप लोग गांव जानन लग गए थोड़े से, नहीं तो गांव वाले एक आधा आदमी इकट्ठे कर ले, भाई आज हमारे नाम पर इकट्ठे कर ले, तो आप आगे इकट्ठे हो गए। पहला कौन इकट्ठा होता कोई जानता नहीं। क्यों, मैं भी शहर में रहा करता, मोटे मोटे लाला थे वह मेरे गाहक होया करते। गांव वालों तो मैंने वास्ता पड़े नहीं था। मैंने पता था भाई मेरी फीस देने का बेहत गांव में 1-2 मानसों पे तो कोई फायदा नहीं तो रहा काम मगजमारी करने का, तो मैं भी नहीं मगजमारी करा करूँ था। अब मेरे बात समझ में आई तो गांव वालों तो समझाना, तो कड़ी कोई आदमी मिले नहीं जी गांव में मिले, चुपाड़ में ताश खेल दे लोग। अब 2-3 टोली बैठी, अब जाके देखूँ वह देखें अपना, फिर अपना लग जाए पत्ते गिरन। मैं सोचूं घनी बार खड़ा रहूं और वो कागज से ले रहा, मैं जोड़ा सा ठारा और बात सुनने खातर वो, फिर उनमें तो कोई सा जो बाजी खत्म हो है, वो पत्ते बटा इतना एक जने की नजर पड़ जाए जो सामने बैठा, हाँ भाई छोरे सुना, मगर ताऊ 2 मिनट बात करनी थी। हाँ बता अपना पत्ता गिरा बता मगर थारी बाजी खत्म हो जाए जिब देख लूं भाई, 1 बाजी खत्म हो, 2 बाजी खत्म, और हमारे में कंपटीशन हो रहा कौन ज्यादा बेशरम। भाई वह ना मेरी सुने, इधर तब मैं भी बेशरम, मतलब पता कोई सुन नहीं रहा मेरी, और मैं फिर भी खड़ा जोड़ा ठहक ना भी सुना के जाऊंगा, बता के जाऊंगा। फिर तो चाहे हम ना करियो, लेकिन मैं अपना काम अपने सिर पर तो बोझ तार के जाऊंगा। फिर भी बाई चांस मखा बस ताऊ बस 5 मिनट इन पत्तों ने दर्द दे, फिर उन सुन ले। फिर पता नहीं तरसा आ जाए गाँव वाले आदमी ने, गाँव वाला आदमी भी थोड़ा दर्द में है, इब महसूस कर लगी, थोड़ा घनी बार हो खड़ा। अगले भाई चल बता, चल सुना, 5 मिनट मिलेंगे, 5 मिनट बता तो कुछ बताना है। कहानी इतनी बड़ी मेरे पे 5 मिनट में वह खत्म हुआ नहीं। फिर भी मैं अपनी ट्राई मार के जिसी तीसी जितनी देर में सुने, मैं अपनी बात सुना के मैं खाता हूँ नूर नू करके, आने वाले टाइम में थारे बच्चे इनके हाथ में बड़ी खतरनाक चीज़ें आने वाली हैं, और जो सरकार है ये पूंजीपतियों के साथ मिलकर आपके गांव में नशे की खेप लाने की प्लानिंग कर रही हैं,
और अलग अलग टाइप के नशे आवेंगे, अपने गांव में बचाने खातर बैठ के चर्चा करन लाग जाओ। कोई नहीं सुनता किसी की, चल रहे तू बाजी तू पत्ते बांट, भाई कोई नहीं सुनता। मारी घर वाले तो घर के सुन देता, हमारे ताश नहीं खेलना थे, मारी नहीं सुनते मारे घर के, और कोई भी नहीं सुनता। फिर किसी और दो रहा, फिर थोड़ी सी समझ में आई, मैं कहा भाई ताशा वाले तो सुन देगो नहीं अपनी। फिर किसी की बैठक में जाकर बैठ जाओ, ये बैठक में 8-10 लोग बैठे हुए हुक्का पीने लग रहे, ये उनका न्यारा ही सिस्टम चल रहा। मतलब मैं अगर 1 घंटा ताश बैठक में बैठ जावा तो वहां किसी ना किसी की चुगली और बुराई के अलावा दूसरा काम नहीं चल रहा जी, ठीक है ना। चलो जी बैठ जाए। फिर मैं उन तक मगाता हूँ आप इस चर्चा की दिशा बदल ला, बड़ा भाई के मखा इसना आप अगर गांव के भले के लिए आप इस चर्चा न करने लग जा, सिर्फ एक काम करें कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बस उसके जड़ में जाने की कोशिश करो। भाई हमने ये मान लिया कि गांव में कोई किसी की नहीं सुनता, तो न्यू बताओ क्यों नहीं सुनता। अगर मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती तो क्यों नहीं सुनती। अगर मेरा पड़ोस मेरे तक जड़ा है तो क्यों जड़ा है। अगर कोई गांव के अंदर अगर करप्शन ज्यादा है, हर आदमी अगर पैसे के पीछे है तो क्यों है पैसे के पीछे। अगर उसने धोती कुर्ता छोड़ दिया है, अगर उसने अपनी पगड़ी छोड़ दी पहननी तो क्यों छोड़ी। अगर वो इस गांव को छोड़ करके भागना चाहता है तो क्यों भागना चाहता है। वो अगर अपनी जमीन पे काम नहीं करना, जो कहता है बालक तो आज के काम नहीं करना चाहते, अरे क्यों नहीं करना चाहते न्यू तो बता दो। ऐसा नहीं हो सकता कोई बच्चा काम नहीं करना चाहता, वो आपके खेत में काम नहीं करना चाहता लेकिन वो जाकर जिम में तो न्यू करने लग रहा है। मतलब खेत में काम करेगा तो उससे कुछ पैदावार होगी, लेकिन जिम में न्यू करके तो कुछ भी पैदा नहीं होता, वो तो जिम वाले के पैसे बने। क्यों, वो जो अपनी दादी जो है वो अपना दूध बिलोया करती, वह न्यू करा करती, इब यो जाकर न्यू करें जिम में, हमारी दादी करा ही नहीं करती यू काम तो है। वहां पे उस जगह ओपन जिम बना दिया, उसमें वह बना दिया वह गोल गोल से, वह अपा गंडासे पे काटे नहीं करते यार है। इसका एक तो अपनी मेहनत है, बिना मतलब की मेहनत जिसमें फायदा किसी और का हो, और एक असली मेहनत जो अपने यहां हो। मेरा बेटा टेनिस खेलता है, लॉन टेनिस खेलता है, चलो वो तो टेनिस खेला है। मैं उसका हाथ पकड़ा एक दिन, मैंने हाथ मिलाया, मगर तेरे हाथ तो लाकड़ लो हो रे कती वो रे जुकर तू बिंडा चला कर, फिर बिंडा ही नहीं चलाऊं मैं सारा दिन पकड़ गया। वो तो अपने खेत में कसी चलाने वाले के हाथ भी ऐसे ही हो जाए, उसके तो 6 पैक तो उसके नहीं बन जाए ऑटोमेटिक है। कसी चलाने वाले के 6 पैक आप देखियो कभी ऑटोमेटिक बने, जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। और हमारे बुजुर्गों ने हर चीज का तरीका यह निकाला था कि आपके शरीर का हर अंग काम करे। मतलब सवेरे अगर आप आधार कार्ड डा करते ना, कदे भी हम उकड़ू नहीं बैठे हैं जी, पंजों पे बैठा करते आधार काटने वाला आदमी। और अगर आप 15 मिनट 10 मिनट अगर पंजों पे बैठने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सारी आंत साफ हो जाए पेट की एकदम 100%। तो आयुर्वेद कह रहा है, हमें कोई इतने बड़े साइंटिस्ट थे अपने पुरखे, अपने बड़े बुजुर्ग, जो हर चीज को विज्ञान के साथ कनेक्ट कर हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लिया उन्होंने। नंगे पैर रहना मजबूरी नहीं हुआ करती मारी, उनको पता था कि नंगे पैर रहने से आप बॉडी डिस्चार्ज होती है और आप हेल्दी रहते हो। लेकिन अंग्रेजों को पता है कि भाई जो आदमी जितने मोटे गद्दे का जूता पहनेगा उतना ही बुदम होएगा, उतना ही पागल, उतना ही मेंटल होएगा। हमारे बुजुर्गों की जूतियां देखी होंगी ना, जूती उनकी जूतियां अगर पैरोगे तो ऐसा लगेगा जब धरती में टिक रहा पैर, उसमें गद्दा नहीं है कहीं भी, वो सिर्फ कंडे से मतलब कंडा ना चुभे उसकी प्रोटेक्शन है बस, फालतू नहीं। लेकिन फीलिंग वही आएगी जैसे जमीन में टिका हुआ है। वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर पता चला जब लोगों से बात करी, मैं कहा यार अगर आपका बच्चा गांव में काम नहीं करना चाहता ना तो उसका एक ही कारण है, उसका बाबू उससे बचपन में कहने लगा था जब वो छोटा सा था कि बेटा डांगरा ने तो मैं प्या लाऊंगा, तू तो पढ़ ले, खेत में तो काम मैं कर लूंगा, तू तो पढ़ ले, सानी तो मैं बेलूंगा, तू तो पढ़ ले, हैं रोटी तो बेटी मैं बना लूंगी, तू तो पढ़ ले। पहला तो बाबूजी बना दिया,
अब पहला तो उसने कह दिया कि बेटा जो काम मैं कर रहा ना, जो तो फद्दू काम है, और असली काम तो पढ़ने का ही है, बस तू पढ़ने का ही काम कर। और पढ़ने के काम में कामयाबी का चांस है 0.1%। तो आपके गांव का 99.9% बच्चा कभी किसी काम में हिस्सा ही नहीं लेवेगा। फिर बड़ा है पीछे, फिर वो बाबू के काम ने थोड़ी काम करेगा, फिर तो न्यू कहेगा 1 किला बेच के मैंने तो कनेडा भेज दे, मैं डायरेक्ट कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि तने कहा था इस खेत में गांव में कुछ नहीं रखा। आपने ही कहा था बचपन में कि खेत में नहीं कुछ नहीं रखा, तो ईब में आर्डर रंदा ही नहीं, क्यों जी? अच्छा, फिर गांव में एक दूसरे से जलन क्यों है हमारी? क्योंकि जलन किसको होगी? जलन वाली बात कौन कहेगा? पहले नंबर पे जो आदमी अपने जीवन में सुखी नहीं है, खुश नहीं है, एक तो वो जलेगा किसी दूसरे पे, और दूसरा ईमानदार आदमी होगा, और दूसरे ने वो जो मेहनत करी, वो जो कमाया है, वो बेईमानी से कमाया होगा, तो बैठक में न्यू होगा उसने वो बेईमानी करके कमा रखा भाई, ताकि ये दिखे कि मैं तो ईमानदार हूं, ताकि ये दिखाई दे कि मैं तो ईमानदार हूं। क्योंकि हर आदमी वो बात कहेगा जहां उसे खुद अपना लेवल उठा दिखाई दे, उस चक्कर में उसको दूसरे का गिराना ही पड़े, चाहे तो दिक्कत नहीं मान रहा। फिर समझ में आ रहा है कि सरकारों ने बड़ा गेम खेला, बहुत प्लानिंग के तहत। आज से वही फिर उसी दौर की बात करें, अगर 40-50 साल पहले की बात है, या उससे भी पहले, अगर अपने पिताजी जो हम बैठे हैं, हम अपने पिताजी के उम्र की बात करा, तो मेरे पिताजी की मैं अपनी खुद बता दूं, पुलिस में लगे थे किसी टाइम में, जब पुराने टाइमों में, और छोड़ का आ गए थे थोड़े दिनों के बाद ही। क्यों? मेरे दादा ने न्यू कह दिया भाई नौकरी तो नीच आदमी करा कर है, नीच नौकरी क्या ही करते आप? हाँ, खेती ने सब तो उत्तम कया करते, क्यों जी? खेती ने सब तो ऊपर गया करते और नौकरी ने सबसे नीचे गया करते। तो वो नौकरी न्यू दादा ने बात कह दी और अपना नौकरी छोड़गा आगे। जब नौकरी छोड़गा आगे तो बाद में क्या करा कि सरकार ने सुविधाएं सिर्फ नौकरी वाले को देने शुरू करी। लोन आसानी से नौकरी वाले को मिलेगा, टेलीविजन पहला नौकरी वाले के घर में आया होगा गांव में, या सरपंच के या नौकरी वाले के। अच्छा, ट्रैक्टर पहला भी ऐसे लोगों का ही आया, या तो बड़े जमींदार के, या नौकरी वाले के, या फिर सरपंच के। ऐसी तरीके से मतलब जो भी सुविधाएं देनी शुरू करी वो उनके थ्रू शुरू करी, ताकि पूरा गांव वैसा बनने की कोशिश करे। और फिर नौकरियां कैसी? किसी दौर में नौकरियां मिली सिर्फ सिफारिश से, किसी दौर में नौकरियां मिली जात देख के, किसी दौर में नौकरियां मिली पैसों से। क्यों जी? मतलब पहले तो सारे गांव का मुंह कर दिया नौकरियों की तरफ, और फिर नौकरी दी जात देख के, पैसा देख के, सिफारिश देख के, और चौथे नंबर पे फिर नंबर देख के, पेपर देख के। फिर आपने सारे बालक इन 4 चीजों के पीछे लगा दिए। जात वाला अपनी जात वाले ने मुख्यमंत्री बनाने चल पड़ा, धर्म वाला अपने धर्म वाले ने चल पड़ा। क्यों जी? जिन्हें सिफारिश लुवानी, उन्हें अपना काम चलाने के चक्कर में गांव का एक आदमी उन्हें अपने बालक नौकरी लुवाने हैं, तो सबते गांव की चक्री कटवा दी उसने। देख लो आप, जो नेताओं का पिछलग्गू कोई था अगर गांव में, उसने अपना काम निकलवाने के चक्कर में सारे गांव का फद्दू बनाया। ऐसा ही हुआ ना जी? अब देखो, पहले तो आपके पास बीमे वाले आए। अब बीमा वाला कंपनी किस्त देवेगी टारगेट। मान लो मैं बीमा करूं और कंपनी ने टारगेट दे दिया कि अगर तने इतने लाख का बीमा कर दिया तो तेरी सिंगापुर की टिकट पक्की। तो भाई फिर मैं बीमे करने हैं तो मैं किसी तरह जाऊंगा? अपने दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार के पास, उनके बीमे कर आऊंगा। बीमे करते हुए मैंने टारगेट पूरा करना, जो झूठे साचे बीमे भी करूंगा मैं। कंपनी ने कहा 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल से पहले पैसे नहीं निकलवा सकते, 3 साल के बाद निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर पूरी किस्त भरता रहा तो 20 साल में दुगने मिल जाएंगे। और जो बताने लगा गांव में आके, उस तक कह गया 3 साल तक तो कटवा नहीं सकता और 3 साल में दुगने मिल जाएंगे, और बीच वाली लाइन खा गया। यह बात क्या है? बीमे बेचे थे ना, और जिन्हें बेचे वो कौन था? हमारा ही दोस्त, हमारा रिश्तेदार। वो बीच वाली लाइन उसको चाहे तो याद नहीं रही, चाहे जान के खा गया भाई 3 साल में दुगने हो जाएंगे।
यही काम किया एमएलएम कंपनियों ने कि 3 मेंबर बना दे और ले। फिर जो पेस्टिसाइड कंपनी का जो ठेका दिया वो भी हमारे बीच का आदमी था। क्यों जी? पेस्टिसाइड भी हमारा ही बालक बेच रहा, जो दवाई है वो भी हमारा ही बालक बेच रहा। अब आप सोचो, ऑर्गेनिक माल अगर आप बना के बेचते हो, कच्ची घानी का तेल निकालते हो, असली बीज खेत में लगाते हो, उस पर मार्जिन मिले 100 रुपए, और जो नकली सामान बेचो और उस पर मार्जिन मिले 1000 रुपए, फिर दुकानदार प्रॉफिट कमाने के लिए तो नकली माल बेचेगा। और वो नकली माल बेचने वाला कौन है? वो भी हमारा भाई भतीजा पड़ोस में। फिर जो राजनीति के नाम पे झूठ बोला वो भी कौन है? हमारे गांव का आदमी है। भाई नेता तो उड़े बैठा है, आपका यूपी वाला नेता तो लखनऊ बैठा, अब लखनऊ वाला नेता आपके गांव के नेता ने पकड़ेगा, और वो गांव का नेता जब बाकी गांव ने झूठ बोलेगा तो वो झूठा होएगा ना, वो नोता थोड़ी झूठा होएगा। उन्होंने कहा भाई मेरी गारंटी है। इसका मतलब क्या होया कि किसी ना किसी तरीके से इन कंपनियों ने और सरकारों ने आपके ही बीच में बैठे हुए आपके भाई भतीजे दोस्त यार गांव वाले को पकड़ा और उससे झूठ बुलवाई, जिससे गांव के हर आदमी को ऐसा लगा कि सारे झूठे हो रहे हैं। ऐसा ही हुआ होगा जी। और इसके मूल में उन लोगों ने दिया लाभ, पैसे का लाभ, यानी कि हर आदमी को फिर पैसे के पीछे दौड़ा दिया। इसलिए तो दौड़े होंगे जी आपा, मूल में ये था। और पैसे के पीछे क्यों दौड़े? क्योंकि हमको लगा कि अगर पैसा होगा तो सुविधा होगी, और सुविधा होगी तो सुख होगा। क्योंकि हर आदमी सुख की कामना में ही जो कर रहा है वो सुख की कामना में ही कर रहा है। क्यों जी? हमने जितने काम करे, जितने पाप करे, झूठ बोली, चोरी करी, एक दूसरे को ठगया, रसायन गिरे अपने खेत में, वो केंचुए मारे, फिर चिड़िया मारी, फिर कीड़े मारे, फिर अपने दवाइयां गिर गिर के मच्छर मारे, फिर सारे के सारे जीव मारे। वह सारे किस चक्कर में मारे? सुख की कामना में, किसी ना किसी तरीके से। और सुख तो खत्म होता चला गया, उल्टा दुख बढ़ गया। बनी तो उल्टी है ना जी अपने सब के साथ। अब रास्ते 2 हैं यहां से। एक रास्ता यो है कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसी पे चलते रहें, और अगर पहले से दुख बढ़े हैं तो और बढ़ेंगे उस रास्ते पे। और दूसरा रास्ता यो है कि बैठ के चर्चा कर ला, और चर्चा करके फिर वो रास्ता ढूंढें जिस पे दुख कम और सुख ज्यादा हो जाए, और समाज एक दूसरे के साथ जुड़े। क्योंकि जो प्रोसेस मैंने रोक दी थी बतानी, मैं आपने बताऊं, जब मैं बैठकों में जाके बात करने लगा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि गांव का हर आदमी भरा पड़ा है। आप बात करने लगोगे ना, भरा पड़ा है वो, उसके अंदर इतना गुस्सा है अपने पड़ोसी को लेके, अपने भाईचारे को लेके, अपने भाइयों को लेके, और वो भाई सुनने तैयार नहीं उसकी, और उन्हें कहना उस तक तने न्यू करा था नाश। और मैंने फिर इसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा, मैंने एक थोड़ा तजुर्बा करा। मैंने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के 2 दिन ला के 3 दिन ला के मैंने अगले आदमी समझा लिया। मैं कहा एक बार बैठांगे सारे, मतलब कोई फायदा नहीं, कोई किसी की नहीं सुनता। मैं कहा ना, एक बार सुनन चलांगे, बस सिर्फ सुनांगे बैठ के, देखांगे के कहेंगे लोग। आपने जी गांव वाले न्यू बिठा लिए, जिस तरह आप बैठे हो ना न्यू। अरे बापा न्यू कह दाख लब, एक बार बताओ, कारण बताओ, इस समस्या का कारण बताओ, कारण को जड़ से खत्म करेंगे, और इसका समाधान बताओ, और समाधान ने मिलकर करांगे। भैया 2 ही तो चीज है। जो गलत चीज चल रही है उसका कारण ढूंढ के उसको खत्म कर लो, और जो सही चीज है उसका तरीका ढूंढ के उसने कर लो। यही तो होगा जी, इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक चीज ढूंढो, और ठीक की पहचान क्या है? ठीक की एक ही पहचान है कि जो सही है वो सबका फायदा करेगी। जो सही रास्ता होगा ना जी, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। गलत रास्ते की खासियत यह है कि वो एक हिस्से का तो फायदा करेगी, एक हिस्से का नुकसान करेगी। और फिर उसको उन लोगों को लोग जस्टिफाई करेंगे, ना भाई गेहूं के साथ गुण तो पिसाई करा है। ऐसा नहीं होता है।
वो तो पिसने वाली प्रोसेस में होता है, यहां तो बढ़िया वाली प्रोसेस चल रही है ना। यहां गेहूं के साथ गुड़ नहीं पिसेगा, यहां तो जिसका होगा फायदा होगा। हाँ ये हो सकता है किसी का ज्यादा और किसी का थोड़ा, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा इसकी गारंटी है। तो जी जब गांव वाले बैठे तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि कई बार तो ऐसा हुआ कि पहली मीटिंग 11 बजे शुरू हुई, 3 बजे खत्म हुई, 4 घंटे में सिर्फ एक दूसरे ने गाली देंदे रहे, मतलब सणांदे रहे। तेरे भी नहीं, तन्ने भी न्यू करा, तन्ने न्यू करा, तन्ने न्यू करा, तिरते न्यू कहा था, तन्ने न्यू कहा था, तन्ने यो नुकसान करा, तेरा यो, तेरा यो, तेरा यो, मेरा यो। वो उल्टा चढ़ जाए फिर दूसरे वाला, सामने वाला, तो भी कोई ज्यादा दूध का दूल्हा नहीं है, तन्ने तिरते भी कहीं पर न्यू कहा था। और ऐसा कर करके जब 3-4 घंटे हो लिए, फिर आखिर में जब सारे के सारे शांत हो ले, मैं कहा भाई सुनो, किसी का और रह रहे हो तो बता दो भाई, ई बताओ क्या कर रहे हो, फिर कर लियो ना। है जी, न्यू बताओ, ई बताओ फिर क्या करना है। सुना लिया, है चाहे कहीं तो कहीं पढ़ाना, तो इस सारे काम में हर किसी की लड़की है वो बेटी ना को ये तो पढ़ ले। मैं ये कह रहा हूं, यह बात कौन कह रहा है? क्या आदमी? कौन? उसके माँ बाप। आप एक काम करो, आप एक काम कर लेते हैं, यो गांव कितना बड़ा है, कितने घर हैं इसमें? 100 घर हैं। थोड़ा बड़ा सा गांव पकड़ा है, 100 घर तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, 100 घर वालों का। छोटे गांव में वैसे जूझ ज्यादा बजा करें, हाँ, तो उसमें थोड़े ज्यादा बहसबाजी होया करे, लेकिन फिर भी आप इस पर बैठांगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको यह पता चल जाए कि इस रास्ते में हमारे बच्चों का नुकसान है और इस रास्ते में हमारे बच्चों का फायदा है, तो आप अपने बच्चों को किस रास्ते लेके जाना चाहोगे? है ना, मैं आपने बस यही बात आपके मुंह तक वाणी थी मैंने। गांव में आपको एक घर भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने बच्चों का नाश अपने हाथ तक करना चाहते हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक परिवार भी। वो जो परिवार वाले अपने ये कह रहे हैं ना कि मेरी बेटी रोटी नहीं बनाएगी, वो जो परिवार वाले ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी तो पढ़ेगी, सिर्फ पढ़ेगी, मैं ये कह रहा हूं उसको यही नहीं पता है कि बेटी छोड़ो आप, आपका बेटा भी पढ़ के क्या करेगा। पहले एक बारी अपने गांव के अंदर जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उन पढ़े लिखे बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले उनकी कैलकुलेशन तो कर लो, पहले एक बार बैठ के चर्चा कर लो। भाई ये पढ़े ये अनपढ़ थे जब तो आपका कितने रोजगार और कितनी सुख शांति थी, और जब पढ़े लिखे हैं तो हमारा क्या हाल है। जो लड़कियां पढ़ लिख के ने जिनका ब्याह होया है, उनके परिवार में कितनी सुख शांति, कितने तलाक हैं, कैलकुलेशन करो ना कि इनके परिवार कितने बस रहे, कितने टूट रहे। और मैं बताऊं, उस टाइम तो जमीन इतनी थी, एक कक्का 10-10 हुए, वो कैसे पूरा पाए? हाँ, एक के 10-10 हो रहे और 10-10 के फिर एक हो रहे। देखो कमाल की बात यह है, तो इसको समझना बड़ा कमाल, ये इस कैलकुलेशन को पूरे गांव को समझाना कि ये 10 किले थे, इन 10 किलों में थे एक के 10 भाई हो गए तो 10-10 किले हो गए। अरे ये 10 जो क्या, फिर एक बालक है सबके, लगभग अगले 10 का उनके एक है, तो वह सारे जो एक किले आले हुए एक किले पर जाएंगे। अगर देखा जाए तो वो जो नीचे 10 का एक है, वो भी तो अगर दादाजी देखे तो 10 ही है बस। कहने का मतलब वो जमीन तो उन्हीं के पास है ना, उसी परिवार के पास है। अगर आप उस परिवार को इकट्ठा ही रहना सिखा दो, सिर्फ मैंने कहता बंटा रहो ऐसे ही जैसे तुम्हारे पास है। हम ये नहीं कहते कि जमीन को बांटो मत, अलग होना, जिसका ठीक सेटलमेंट हो रहा है इकट्ठे रहो, जिसका नहीं हो रहा है अलग रहो, लेकिन अलग रह के भी इकट्ठा रहा जा सकता है। कैसे? सारा गांव क्यों बोल लग रहा, सारा गांव क्यों बोल रहा, सारे गांव ने गेहूं बोने में गेहूं की जो कीमत मिले वह सारी की सारी कम मिले, फिर सारा गांव
दाल अपनी दुकान से खरीद के लिया हुआ है, तो सारे गांव ने दाल खरीदने में नुकसान हुआ है। गेहूं बेचने में भी सारे गांव ने नुकसान और दाल खरीदने में भी सारे गांव को नुकसान। तो एक काम कर ले भाई, गेहूं उतना बोलेंगे, तुम बताओ कौन कौन गेहूं बोना चाहे है, वह गेहूं बोलो, जिनसे दाल बोना चाहो वह दाल बोलो, तो अपना नाफा नुकसान अपने गांव में रख लो। अच्छा न्यू बताओ, अगर यह बात मैं आपने कहूं कि जितना नुकसान ही हो रहा है उससे कम होएगा और फायदा फालतू होएगा, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? सिर्फ आप बताओ। और वो कौन है जो नहीं मानेगा, वो भी बताओ। जिस आदमी ने कति नाश करना है सबका, ऐसे आदमी गांव में दो आएंगे, बस दो तो फालतू नहीं मिलने। और जब सारा गांव एक तरफ खड़ा होगा, उनकी मजबूरी होगी आपके साथ आना। देखो बात तो यह है कि गलत रास्ते जाना चाहते हो कि सही रास्ते जाना चाहते हो। मैं नहीं कहता कि कौन मानेगा, और मैं नहीं कहता कब मानेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप आज शुरू करोगे आज ही मानेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम इस पर चर्चा तो शुरू करो। ऐसा तो मत करो कि आज आप इस बात मुद्दे पर बात करने के लिए आए, आज ही इस चर्चा को यहीं मार दो। मैं तो ये कह रहा हूं इसको मारो मत ना, इस चर्चा को जिंदा रखो कि ना भाई बढ़िया करना चाहिए, ना भाई ये गलत काम है। आप इतना तो कह ही सकते हैं जहां बैठे हैं, भाई आप पंचायत में बैठे हैं, आप ये देखें इसका समाधान क्या हो सकता है। पीछे जाकर बतला लो, हम बाकी सब ने डिस्टर्ब कर रहे 1 घंटा है जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि चर्चा में ये बात करो कि यह गलत है और ये सही है। चर्चा तो करेंगे जी, इसका समाधान तो बताओ। आपने कति सही बोला, अगर समाधान बताने से हो जाता तो हम कदी के बता देते सारे देश में। समाधान तो करने से होगा, और करेंगे जब कौन करेंगे? जब करने वाले जिनके परिवार हैं, जिनका नाश हो रहा, वो बैठेंगे तब होगा। क्यों जी? एक काम कर लो फिर, इस गांव के जितने नौजवान हैं और जो लोगों को बात समझ में आ रही है, इस गेल सचिन गेल लग के, और हर घर तय हर एक मर्द औरत को, यानी माँ बाप दोनों को, गांव के सरकारी स्कूल में ले आओ। आप यू काम कर सको हैं ना? स्कूल में लाने एक ही दिन बस, हाँ एक ही दिन। मैंने न्यू थोड़ी गया स्कूल में दाखला दुआ दो, मैंने न्यू गया स्कूल में ले आओ। स्कूल में ले आए और बैठ के चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई कि आपके बच्चे को पढ़ाना है हमने, आपके बच्चों को पूरे गांव के। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो सारे के सारे वो सिलेबस पढ़ें जो सरकार ने बता रखा। एक तो यो तरीका है कि सरकार ने सिलेबस बताया, आपने वो पढ़ाई पढ़ी, फिर आपने पेपर दिए, नौकरी लगी नहीं, फिर बेरोजगार को आके कहीं भी 2000 5000 की नौकरी टोन चल पड़ा। एक तो रास्ता ही हो। दूसरा रास्ता ही हो कि सभी बच्चों को हम मिल करके टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा खेती के लिए बना, कौन सा बच्चा नौकरी के लिए बना, कौन सा बच्चा किस काम के लिए बना, और उस बच्चे को जो उसकी पसंद का काम है उसकी पढ़ाई पढ़ावें, और फिर उसको समाज में कहां स्थापित करना, फिर उसकी तैयारी करें। यो रास्ता ठीक है कि वो रास्ता ठीक है जी? वो बच्चा खेती में काम कर रहा जी आज के टाइम में, हाँ, उसका कोई शादी नहीं कर रहा। देखो अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा जो खेती में काम कर रहा है उसकी कोई शादी नहीं कर रहा, आपने जो सवाल उठाया, वो जो खेती में काम नहीं कर रही है लड़की, जो दूसरे गांव में जहां से आपने शादी करनी, देखिए जिस तरह यो गांव है, इस गांव के आसपास 2-4 गांव में तो इस गांव का भाईचारा होगा, वहां तो आप शादी कर नहीं सकते। आप शादी कर सको इस रेंज से बाहर, तो वहां का माँ बाप भी तो इसी फ्रीक्वेंसी पे बैठा है ना, जैसी पे आप बैठे हो, तो वो खेती वाले आदमी का ब्याह क्यों करेगा? अब अगर उसको ये बात समझ में आ जाए लड़की को और लड़की के बाप को कि देखो दुनिया में एक भी फैक्ट्री, एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो खेती से ना निकलती हो। जूता अगर जानवर की खाल से बनता है तो जानवर जो खाता है वो खेत में ही उगता है। कपड़ा कपास से बनता है, अगर सूत से बना कॉटन से, तो वो कपास खेत में ही उगा है। सोना जमीन से निकले, लोहा जमीन से निकले,
एल्यूमिनियम जमीन से निकला है, खान का भी जमीन से निकला है, पैरण का भी जमीन से निकला है, पेन लिखो हो वो भी जमीन से निकला है। यानी दुनिया की कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो जमीन से ना निकलती हो। तो इसका मतलब असली धन जमीन है, सब है वही है, कहीं नहीं गई, ना जमीन घटती ना जमीन खुलती। हाईवे में चली गई, वापस भी ले आएंगे जिस दिन गांव के समझ में आ जाएगी। और नहीं तो जमीन तो हो जाएगा, जमीन का तो इंतजाम, भूखा नहीं मरता कोई भी आदमी। बात तो यह है कि या तो और भी जावेगी, या तो अभी क्या होया, आपको क्या लगता है कि आपकी जमीन सिर्फ हाईवे में गई है? जिस दिन आप हिंदू मुसलमान करके योगी की तरफ मुंह करके खड़े थे ना, उस दिन योगी ने पीछे तो अपने अधिकारी बेचता आपके गांव की सरकारी स्कूल की जमीन भी ले ली, वह भी अपने नाम कर ली, जोड़ की जमीन भी अपने नाम कर ली, शामलात की जंगल की भी है। हाँ, आपकी पंचायती जमीन सारी लेगी सरकार, और जो आपकी व्यक्तिगत जमीन पड़ी वो बैंकों में पड़ी है। जो व्यक्तिगत जमीन है वो बैंकों में नीलाम पड़ी, और जो सामूहिक जमीन है उसको सरकार ले गई। और बाकी जो नहीं दोगे, जो घर की जमीन है, इसके लिए कानून बना दिया, भूमि अधिग्रहण कानून, कि जिस दिन किसी कंपनी को इस गांव के अंदर फैक्ट्री खोलनी होगी, वो सरकार को चिट्ठी लिखेगी, सरकार इस गांव को खाली करा के देगी उसको। ये लिख दिया उसके अंदर। यानी आपके पास अपना एक अधिकार नहीं बचा हुआ, जबकि असली पूंजी जमीन है। और अगर आपके नौजवान बच्चे को यह समझा दिया जाए कि तू किसी कंपनी के लिए 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा है, कंपनी 10,000 रुपए में नौकरी, न 10,000 तनख्वाह तब देती है जब तू 1 लाख का काम करता होगा। जब 1 लाख का काम तू कंपनियों के लिए कर सकता है तो तू अपने लिए करने में क्या तकलीफ है तेरे को भाई? जिस दिन गांव के माँ बाप को यह बता दें, जिस दिन लड़की के बाप को भी बता देंगे कि जमीन असली पूंजी होती है, जिस दिन लड़की के माँ बाप को और लड़के के माँ बाप दोनों को यह बात समझ में आ जाएगी, उस दिन उस खेती वाले का भी ब्याह हो जाया करेगा। पहले नौकरी वाले का ब्याह को नहीं करे थे, पहले सिर्फ खेती वाले का करे थे। पहले सिर्फ जमीन वाले का ब्याह करा करते, नौकरी वाले का नहीं करते थे। और अब नौकरी वाले का करते हैं, क्योंकि वो सरकार ने ऐसी मानसिकता बनाई टीवी और मीडिया के माध्यम से, क्योंकि किसी ने आपके गांव में आके समझाया नहीं। देखो, कोई भी नेता आपके गांव में आएगा ना, वो आपको ये कहेगा कि मेरा साथ दो, मैं आपका विकास करूंगा, मैं आपके गांव को बदलूंगा। जो आदमी ये कहता है ना कि मेरा साथ दो और बदलो, वो गलत कहता है। मैं क्यों करूंगा भाई आपके गांव के लिए? मैंने क्या ठेका ले रखा भाई बाहर के आदमी ने? आपके गांव के विषय में अगर कोई आदमी ठीक कर सकता है तो वो आप ही के गांव का आदमी कर सकता है ना। और गांव के आदमी को उन्होंने बात करने के लिए छोड़ा नहीं। वो कह रहे हैं कि गांव के आदमी आपस में बात करके राजी नहीं है, तो वो गांव के आदमी को तोड़ते रहना चाहते हैं। अब आपके ऊपर, आप उसको तोड़ते रहो कि आप वापस जोड़ोगे। अब नौजवान बच्चा है, नौजवान बच्चों को मालूम ही नहीं है कि उनके हाथ में उन्होंने कितना बड़ा हथियार दे रखा है। तुम जिम मारा करो, कौन जाया करा जिम में? आ जा, देख देख, मैं दिखाऊंगा जिम वाले की ताकत दिखाऊंगा मैं। अब मैं जिम में नहीं जाता कभी भी। अरे यो छोरा जिम में जावे, मोबाइल ले रहा है, दे मोबाइल। देखियो भाई, यूं कर ले हाथ, जितना जोर से पैंट पकड़ लिया दूसरे हाथ के लो, जितना जोर लगा सकता उतना जोर लगाइए, मैं तेरा हाथ दबाऊंगा, तेरा दबन नहीं देना, ठीक है? देखियो जिम लगा हुआ है और इसके हाथ में कितना दम है ये चेक करेंगे आज हम। कहाँ है जोर? कहाँ लगे आपका? कंधे में। मेरे से इसका हाथ नीचे नहीं होया, असलियत में नहीं होया, मैंने पूरा जोर लगाया। ये बस सिर्फ ये मोबाइल जेब में डाल ले, इस मोबाइल की ताकत दिखाऊं मैं आपने, यह मोबाइल कितना बड़ा जहर है। अरे यू इस हाथ ने रोक के दिखा दियो चाहे कितना बड़ा जिम वाला मारा हो। लग रहा है उतना ही जोर लग रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा। और हाथ पकड़ ले दूसरे में, हाँ पूरा जोर लगा, देख उतना ही लग रहा, कम हो गया। अब मैं और दिखाऊंगा इसका नजारा। इसका इतना तगड़ा असर है कि जिस टाइम पे इसके पास फोन आ रहा होगा, अपना नंबर बताइए, डायल कर इसमें, अभी इसके पास फोन आएगा ना, जब दबाऊंगा, आ गया। इब कर दोबारा, कर दोबारा, ईब देकर, ईब कती नहीं लगने का है,
जिस टाइम पे इसके पास फोन आया हुआ है ना, उस टाइम इसके हाथ में जान है ही नहीं, जीरो हो चुकी है, खत्म। मतलब ये तो चलो, इससे भी ज्यादा कमाल की बात दिखाऊं मैं आपने, जिस आदमी का हाथ मैं हाथ के साथ नहीं दबा पा रहा था, करिए दोबारा से, मैं उसका हाथ 2 उंगलियों से दबा सकता हूं। आ गया ना, फोन आ गया, सिर्फ 2 उंगलियों से, है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है भाई, थोथा हो चुका है। ये मोबाइल हाथ में है तो थोथा हो चुका है, थोथा। बैठ, ये ऐसी चीज है। और ये आपका बच्चा कहां लगा रहा है पता है? इस पॉकेट में डाल रहा है, यहां, और यहां ये जो अंडकोश का हिस्सा है ना, 0 स्पर्म काउंट होने लग रहा है। 70% बच्चे नपुंसक और बांझ हो चुके हैं। अब यह बात अगर इस बच्चे ने पता लग जाएगी, वो इब भी डाल लेगा इस पॉकेट में, तो डालेगा तो डालता रहो, फिर IVF सेंटरों के चक्कर काटता रहिए भाई। समझे आप यह बात? और अगर यो चप्पल निकाल के सिर्फ नंगे पैर खड़ा हो जाता और अपने हाथ में ना मोबाइल के और अपने हाथ के बीच में सिर्फ मिट्टी रख लेता अपने खेत की, तो इसकी ताकत बिल्कुल नहीं जानी थी। दोबारा चेक करके देख लिए तू, ये खेत की मिट्टी में इतनी ताकत होती है। अब ये बात अगर गांव के आदमी को समझाएंगे, उसका समझ में को नहीं आवे भैया मिट्टी कितनी बड़ी चीज है, या बात समझने से कोई तैयार नहीं हो। ऐसा थोड़ी है कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने बच्चों का अपने हाथ से कोई नुकसान नहीं करना चाहता, ना ही कोई बच्चा अपना सत्यानाश करना चाहता, इको कम कर दे। लेकिन उस बच्चे ने पता ही नहीं कि मेरे हाथ में जो है वो कितनी गलत चीज पकड़ा रखी है। किसी मां बाप को पता ही नहीं है कि जो बच्चे के हाथ में वो 24 घंटे फोन दे के रखा, वो फोन उसका क्या करता है। जिस दिन बैठ के ये बताएंगे कि इस फोन के अंदर कितने कलर हैं, जब ये बताएंगे कि इस फोन की स्क्रीन सीधी यहां अटैक करती है, जिसको हमारी मां छोटा दिमाग कहा करती, कागा, ये फिलिपिन ट्यूब होती है जो आदमी को सोचने समझने की ताकत देती है। ये आपके हर आदमी के हाथ में इसलिए पकड़ाई ताकि आपकी सोचने की ताकत खत्म हो जाए। जो आदमी इस मोबाइल के पीछे पड़ा रहेगा, जो आदमी इसके ऊपर चक्कर में रहेगा, उसकी सोचने की ताकत खत्म। जिसकी सोचने की ताकत खत्म, वो सही निर्णय भी नहीं ले पाएगा। जो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, फिर उस आदमी को तो कोई भगा लो। अब आप सोचो, आपको मैं ये बात बताने के लिए अभी आया, अब यहां से मैं तो बता के चला गया 2 घंटे बात करके आपसे, इसके बाद आपको पूरे के पूरे 22 घंटे कौन क्या बताएगा? जो मोबाइल बता रहा है 22 घंटे, आप वो देखोगे ना। अब एक तरफ तो सरकार की 22 घंटे की प्लानिंग, पूरे पूंजीपतियों की 22 घंटे की प्लानिंग कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट लगाओगे तो चिकने हो जाओगे, ये खाओगे तो ताकतवर हो जाओगे, ये पहनोगे तो हो जाएगा। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ हो रहा है, डर के आगे जीत है, टॉयलेट क्लीनर पियो। टॉयलेट क्लीनर ही है वो, उन्हें ठंडा कम है जिसने, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ठीक है। अब वो तो आपको कह रहे हैं कि दारू भी पियो, सिगरेट भी पियो, गाड़ियों में घूमो, मोबाइलों पे लगे रहो, ये वाला मोबाइल खरीदो, इसमें इतनी वीडियो बनाए, इसमें ऐसे फोटो आवे, यो इंस्टाग्राम पे लगे रहो, फेसबुक पे लगे रहो, यूट्यूब पे, वो तो बता रहे हैं ये। और मैं बता रहा हूं अपने गांव ने संभाल लो, अपनी अगली पीढ़ी ने संभाल लो। और मैंने तो बताई पूरे साल में 2 घंटे, और वो लगे हुए हैं 24 के 24 घंटे, तो ज्यादा असर 24 घंटे वाली का होगा कि 2 घंटे वाली का होगा? ऑब्वियस सी बात है। तो आपने अपने यहां कुछ ऐसा तंत्र बनाया कि जो 24 घंटे इस बात पर चर्चा हो? आपने नहीं बनाया। नहीं बनाया तो कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी तो सुधार नहीं होएगा। देखो, चर्चा के बाद काम करने का नंबर आता है। पहले हम चर्चा करेंगे, पहले गाम राम ये सोचेगा भाई गलत तो है, पहले तो गांव ये मान तो ले कि गलत है। अब जितने लोग यहां आ गए उनका तो समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, ये सही है। पर ये जब बदलने चलेंगे गांव वालों को, भाई देखो एक बात समझ लो, दिमाग में हमेशा ध्यान रखना ये बात, सारे जो जनता सरकार मोर्चा के साथी और बाकी लोग भी हैं वो भी समझ लेना, जितना नजदीक का रिश्ता होगा उतना ही कम समझा पाओगे एक दूसरे को। जैसे कोई यार दोस्त बहुत पक्का यार दोस्त है ना, पक्का यार दोस्त अपने दोस्त को कभी लेक्चर नहीं दे सकता। वो नहीं होगा फालतू लेक्चर ना देवे, तने साथ देना हो तो बता, नहीं तो अपना रास्ता देख, बिल्कुल सीधा बोल सकता है वो। यही काम पति पत्नी का, बाप बेटे का, भाई बहन का होता है।
आप जितने नजदीक के रिश्ते में होगे उतना समझाने का नाम नहीं होता, वहां तो साथ देना होता है। समझाने का काम करता है या तो टीचर, या समझाने का काम करता है कोई दूसरे गांव से आया हुआ साथी। तो अपने गांव को समझाने के लिए खुद मत लगो। जिस भाई का यो गांव है सचिनर का, भाई वो मत समझाओ अपने गांव के लोगों को। गांव के लोग समझाने तो बाहर से किसी साथी को बुलाओ समझाने के लिए, और खुद जाओ किसी और गांव में समझाने, ताकि गांव वाले इतनी लिहाज तो रखें कि बाहर तारा भाई है चैप भाई बात समझ में ना आ रही हो, पर ठीक है सुन के ना बाद में कह देंगे अरे ठीक है बात तो ठीक थी पर कोई नहीं मानता, नहीं तो कहना आखिर में वो कह लो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं बुजुर्गों कि बिना चर्चा के आप कुछ शुरू नहीं कर सकते, तो पहले तो चर्चा शुरू करनी पड़ेगी भाई। और चर्चा में शामिल कौन करना पड़ेगा? गांव का हर आदमी एक बार तो चर्चा में शामिल करना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो, चाहे थोड़े पैसे वाला हो चाहे ज्यादा पैसे वाला हो, चाहे कोई भी काम करता हो, मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहां रहता है कैसा है, सबको शामिल करो एक बार चर्चा में। सबको शामिल करके ये देखो भाई हम गांव के लिए ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं या इस दिशा में काम करना चाहते हैं, आप बताओ आप में से कौन कौन लोगों को आपत्ति किसको है? आप बताओ जी। मान लेता हूं मैं आप लोगों के लिए आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं, मैं एक गांव के नाते मैं आपको यह कह रहा हूं कि एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें गांव का पैसा गांव में रहे, हमारा बच्चा अपने जीवन के लिए तैयारी अपने स्कूल में करे, उसका सिलेबस गांव वाले मिलकर बनाएं और एक भी बच्चे को बेरोजगार ना छोड़ें, एक भी बच्चे को। आपको यह व्यवस्था बनाने में कोई एतराज है भाई? किसी को कोई एक आदमी एतराज? जब सबके बच्चों का होने लग रहा है तो किसको एतराज हो सकता है जी? एतराज तो उससे है ना कि मैं अपना फायदा उठा जाऊं और आपका बालक रह जावे। जब है नुकसान तो जी, नुकसान तो जब है जब लूट खसोट के कहीं और पैसा इकट्ठा होता हो, जब किसी कंपनी वाले को पैसा जाता हो, जब किसी और के जाता हो। जब आपके गांव का पैसा आप ही के गांव में रहना और आप ही के बच्चों पे लगना और आप ही का गांव का सुधार होना है, तो किसको आपत्ति हो सकती है? जितनी आपत्तियां और जितने ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ इस बात के नाम पर हैं कि आपका पैसा लोगों ने लूटा है। पिछले 35 साल में जो आदमी आपके पास यहां भाषण देने के लिए आया वो बाद में आपको धोखा देके गया, इसलिए भरोसा नहीं है नए आदमी पे। और उस बात में आपकी कोई गलती नहीं मानता मैं पिछले 7-8 साल का तजुर्बा बता रहा हूं आपको। लोगों ने जब मैं शुरू में आया सब ने मुझे ये कहा, पता नहीं क्या क्या कहा था, पता नहीं के बेचन आया है, जोन आदमी भाषण देना आवे आखिर में अपना सामान बेच के जावे। भाई मैं नहीं आया कुछ बेचन रहे भक्तो, तमने जब जिस दिन यकीन हो जाए उस दिन लग जाइयो। काम करना पड़ेगा गांव वालों, नहीं मैं नहीं करूंगा बस आपके गांव में आके। कोई कहा जी हमारे गांव में आ जाओ जी आप बैठ, मैं नहीं करता। मैं तो अभी 1 साल 2 साल और मैंने ऐसे ही बोलना है, गांव वालों को समझाऊंगा, फिर किसी दिन पूरे भारत में कहीं एक गांव में जाके अपना मंदिर में रहने लग जाऊंगा। वो उस गांव ने तो कम से कम भाई पूरी जिंदगी में एक गांव पे तो काम कर ही सकूं मैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब कोई आदमी अपने विचार को लेकर के समाज में काम करने चलता है और जब वो एक गांव में बैठ जाए और उस गांव को सुधार दे, तो फिर हर किसी को यह लगता है कि यू ने सुधार दिया, उसको लगता है ये सुधार सके, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मैं भी उन्हें पे सुधरवाऊंगा, मैं आप कुछ नहीं करूं फिर भी, क्योंकि जिनका गांव है वही सुधारेंगे। मैसेज ये देना है कि कोई मसीहा नहीं होता, कोई अवतार नहीं होता इस धरती के ऊपर। हमने उनको अवतार बनाया इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज के लिए काम किया, इसलिए उनको बड़ा दर्जा दिया। और बड़ा दर्जा देने के चक्कर में हमने ये मान लिया कि हम तो नॉर्मल आदमी हैं, हमारे पे तो कुछ होगा नहीं, वो था अवतार, वो कर गया। इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि बाहर का कोई आदमी आपके गांव के लिए आपके देश के लिए कुछ कर सकता है। और इस सोच को समझना पड़ेगा कि अगर गांव के अंदर देश के अंदर एक भी आदमी दुखी है तो देश तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि टेलीविजन कह रहे हैं, टेलीविजन वाला कह रहा है कि देश इतनी तरक्की कर रहा है और यहां हम सारे कर्जे में पड़े। यार हमारा 24 घंटे बाहर निकलते ही चालान कटने का डर, हमारा टेंशन यो कि कद जमीन पे कब्जा हो जाए, हमारा 24 घंटे आपस में लड़ाई बजे रहे, नशा ही नशा चले गांव में, फिर देश तरक्की नहीं कर रहा है जी। फिर तो हमारे को बैम हो रहा है कि तरक्की कर रहा है। फिर तो वो जैसे दारू पिए हुए वाले को नशा करे हुए आदमी को लगता है ना कि सब ठीक है भाई, फिर तो वो है, क्योंकि उसको होश नहीं है।
तो अपने होश खोने का समय नहीं है, होश में आकर के दोबारा अपने गांव की संस्कृति और सभ्यता को संभालने का समय है जी अब। क्योंकि बच्चों के लिए अगर एक कदम और आगे जाओगे तो आपके सामने समस्याएं मुंह बा के खड़ी हैं। आज आपके गांव के पास पानी नहीं है अपना, है तो बता दो। क्यों जी नहीं है जी? अच्छा एक बात बताओ, अगर आने वाले समय में सरकार ये कह दे कि जो आदमी यहां गांव में रहेगा उसको पानी मिलेगा नहीं, लेकिन शहर के नजदीक एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, जमीन आपकी नीलाम हो चुकी है, कर्जा आपसे चुकता हो नहीं रहा, जो कि मैंने आपको बता दिया, इतने पैसे ही नहीं है इस धरती पे जितना आपका कर्जा है, तो 90% लोगों की जमीन नीलाम होनी तय है। ऑलरेडी सरकार प्लानिंग करके बैठी है। या सरकार एक बार बन जाए सेंटर में, फिर देखियो किस तरह ढीड आवेगी, बढ़िया तरीका, सबका नंबर, सबका रगड़ा लगना है। और ये नहीं सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा, ये कितना बड़ा जहर है इस एनवायरनमेंट के लिए, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। और सौर ऊर्जा का क्या है, सौर ऊर्जा बिना सूरज के भी चल सके क्या? नहीं चल सकती। और सूरज को 6-6 महीने तक ढकने का प्लान ऑलरेडी तैयार है इनका। अब की बार तो बहुत थोड़ा ढका इन्होंने, अभी तो टेस्टिंग है। अभी तो ये क्या कह रहे हैं बिल गेट्स का, देखो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके मोबाइल पे उन लोगों को सर्च करना चाहिए प्रोजेक्ट सन डिमिंग। सन डिमिंग का प्रोजेक्ट, सन की हीट को, ऊर्जा को ही डिम करने का प्रोजेक्ट चालू होएगा, क्योंकि सरकारें आने वाले समय में कहेंगी कि गर्मी बहुत पड़ रही है। अब की बार इस देश के अंदर और दुनिया भर के देशों में अब की बार गर्मी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, और उसका नाम आएगा हीट वेव। क्या बोलेंगे? हीट वेव। ये याद रखना, आपके अभी थोड़े दिनों के अंदर अखबार में जिस दिन हीट वेव लिखा समझ में आ जाओ, उस दिन समझ लेना कि चालू हो लिए हैं खेल इनका। हम तो पहले से इसलिए बता देते हैं कि ताकि जिस दिन होने लगे उस दिन तो समझ में आ जाएगा। अभी आज तो मेरी बात क्या लगेगी, जिस टाइम लॉकडाउन होया नहीं था, हम लॉकडाउन से पहले मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी कि भाई लॉकडाउन आने लग रहा और आने वाले टाइम में तुम लोगों को इंजेक्शन लगेंगे, और फिर आने वाले टाइम में आपके गांव में हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, कैंसर, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आपकी आंखों की रोशनी जाना, बाल उड़ना, एलर्जी होना, खारिश होना, ये आम बात हो जाएगी। ना हो रही हो तो बताओ आपके गांव में। ये बातें तब बताई थी जब लॉकडाउन भी नहीं आया था, और लोग क्या करते कि ये साइंटिस्ट पक रहे हैं, यो ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट पक रहा है। मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के क्या करता गांव गांव जाकर के, अरे बच लियो। मैं जब किसान आंदोलन में मैं गांव में जाके मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा बस अपने अपने इस लॉकडाउन का विरोध कर दो, बस सरकारी लोगों के लठ मारने स्टार्ट कर दो, तुम अपने गांव को बचा लोगे। लेकिन एक मेरा ही दोस्त वीडियो बना के कहता है कि यो बलारा मरवाओगा लोगों ने, ये लॉकडाउन तुड़वान की बात कहे न्यू नहीं पता सरकार क्यों मारना चाहेगी। अरे मारना नहीं चाहेगी, थारी जमीन तो चाहिए सरकार ने।